ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 67 रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। ये क्या होगा हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल वीडियो होने वाला है, बहुत मीनिंगफुल वीडियो होने वाला है। आज तक आपने जिंदगी में ऐसा वीडियो कभी देखा नहीं होगा, ऐसे होने वाला है, ठीक है। और आपके डाउट्स जो है वो सब सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक कर देना है चैनल को अभी के अभी, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को अभी के अभी एंड शेयर कर देना है अभी के अभी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेक्शन 67 कहता है क्या है। सेक्शन 67 दो चीज़ कहता है। सेक्शन 67 जो है और के पहले एक चीज़ कहता है और के बाद और एक चीज़ कहता है। सबसे पहला चीज़ जो और के पहले कहता है वो कहता है कि भैया तुम अपने कंपनी के खुद के शेयर्स जो है बाई नहीं कर सकते। बाई बैक पे रोक लगा देता है, ठीक है। बाई बैक नहीं कर सकते तुम अपने कंपनी के खुद के शेयर्स। सर अपने खुद के शेयर्स बाई बैक नहीं कर सकते। तो सर फिर वो जो बाई बैक वाला सेक्शन है, वो बाई बैक वाला सेक्शन, उसमें तो हम लोगों ने सीखा है कि बाई बैक कर सकते, हाँ बाई बैक कर सकते हो। ये जनरल प्रोविजन है कि जनरली कहते हैं कि बेटा तुम बाई बैक नहीं कर सकते। ये कह रहा है ये सेक्शन, ये सेक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम मार्केट से अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकते, ऐसा सेक्शन 67 में कहता है, ठीक है। अब सेक्शन 68 में क्या लिखा है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, है ना। सेक्शन 68 बाईबैक जो है उसमें कहता है कि तुम खरीद सकते हो, तुम अपने शेयर्स खरीद सकते हो। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो तुमको फॉलो करना है। वो अगर तुमने फॉलो किया तो तुम आराम से अपनी कंपनी की खुद के शेयर्स तुम ले सकते हो। दो चीज़ यहाँ पे, एक तो कंपनी कहता है, कंपनी लॉ कहता है कि कंपनी तुम अपने शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ जो कहता है ना, वो कहता है कि तुम किसी को लोन भी नहीं दे सकते अपनी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए। तुम्हारे ही कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए तुम किसी को लोन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हो गया कि तुमने किसी को 1 करोड़ का लोन दिया और तुम कह रहे हो कि बेटा तुम मेरे कंपनी का शेयर खरीद इस लोन से, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे कंपनी के प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होगा, उसका मैनिपुलेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्या होगा नहीं होगा ना, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो ना, मैंने इतना ब्यूटीफुली लिख के रखा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ये बाईबैक प्रॉपरली नहीं हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है, वो सारा चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे। तो देखेंगे हम लोग धीरे से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 1। आप लोग रेडी हो? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक वगैरह तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू कुछ एक। सबसेक्शन 1 प्रोविजन। प्रोविजन में क्या कह रहा है कि नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल शेल हैव पावर टू बाई इट्स ओन शेयर। मतलब कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है या फिर लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स या तो लिमिटेड बाय गारंटी है, कोई भी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल हो, कोई भी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल हो, वो वाले कंपनीज जो है ना अपने खुद के शेयर्स जो है ना बाय बैक नहीं कर सकते। नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल शेल हैव द पावर टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स, हैव द पावर टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, unless the consequent reduction of share capital is effected under the provision of this act. Unless the consequent reduction of share capital is effected under the provision of this act. इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इसका मतलब ये है कि तुम बाईबैक कर तो सकते हो, ठीक है, बाईबैक कर तो सकते हो, लेकिन तुमको ध्यान देना होगा, तुमको ध्यान रखना होगा कि किसी को नुकसान ना हो। तुमको ध्यान देना होगा किसी को नुकसान ना हो। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो सुनो अच्छे से, कि अनलेस, यहां से देखो, ठीक है, अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। पहले ये समझो इसका मतलब क्या होता है। अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दिस फ्रेज, ये जो फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि दैट व्हेन ए कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर ना, जब कंपनी खुद के शेयर्स बाय बैक करेंगे, इट रिड्यूसेस इट्स शेयर कैपिटल, अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। कैसे सर समझाओ? देखो सिंपल चीज़ है, कोई भी कंपनी जिसके पास 1000 शेयर्स है, वो अगर बाय बैक करना चाहता है तो बाय बैक कर सकता है। अब बाय बैक करने के बाद 1000 शेयर उसके मार्केट में है, मार्केट से अगर 200 शेयर उसने बुला लिया, खरीद लिया, तो उसके पास कितने शेयर्स रहे बताओ? 800। तो 800 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ ना? रिड्यूस हो रहा है ना उसके शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन ए कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर इट रिड्यूसेस इट्स शेयर कैपिटल, हाउएवर द बाय बैक मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस आउटलाइंड इन दिस एक्ट, ठीक है।
It should be done according to the provisions outlined in this act unless the consequent reduction of share capital is effected. अब सुनना, affected under this provision का मतलब क्या होता है? affected under this provision ये रेफर कर रहा है कुछ स्पेसिफिक रूल्स सेफ गार्ड करने के लिए जो बनाया गया है, ठीक है, प्रोवाइड किया गया बाय द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कि कंपनी को अलाउ तो कर रहे हैं लीगली रिड्यूस करने के लिए अपने शेयर कैपिटल को। लीगली कोई भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कैसे करेगा? बायबैक कर लेगा, शेयर बायबैक कर लेगा, ठीक है। बायबैक करने के बाद वो लीगली वो तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि इफेक्ट ना हो। कौन इफेक्ट ना हो? उनके शेयर होल्डर्स, उनके क्रेडिटर्स, उनका इफेक्ट ना हो। अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज इफेक्टेड, इसको बहुत अच्छे से समझना है। दिस रेफर्स टू द स्पेसिफिक रूल्स एंड सेफगार्ड प्रोवाइडेड in the Companies Act that allows the company to legally reduce its share capital. It ensures that such a reduction is done transparently and without adversely affecting the shareholders or creditors. अब इतना यहाँ पे समझ लो, इतना तुम यहाँ पे याद रखना कि कहाँ जा रहा है यहाँ पे, कि कोई भी कंपनी जो कि लिमिटेड है बाय शेयर्स, मतलब जिनमें शेयर कैपिटल्स है, वो नॉर्मली अपने खुद के शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते अनलेस कि वो प्रॉपरली नियम फॉलो करके बायबैक करे, ठीक है, प्रॉपरली नियम फॉलो करके बायबैक करे। अब प्रॉपरली नियम फॉलो करके बायबैक करने के टाइम में समझना इस चीज को, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, ये वाला लाइन वार्निंग दिया जा रहा है, अनलेस द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड। किसको अफेक्ट हो सकता है? सोचो ना यार, अगर बायबैक प्रॉपरली नहीं हुआ तो किसको अफेक्ट हो सकता है? ये थोड़ा एक बार दिमाग में कभी जिंदगी में सोचा है तुमने कि किसको अफेक्ट हो सकता है कि अगर बायबैक प्रॉपरली नहीं हुआ? देखो, मैं कंपनी हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, कैश रिच कंपनी है। क्या बताओ? कैश रिच कंपनी है, कैश रिच कंपनी है। तो अगर कोई भी कंपनी जो कि कैश रिच कंपनी है, उसके पास बहुत पैसा है, वो क्या करेगा बताओ ना? वो सीधा मार्केट से अपने शेयर्स को वापस बुला लेगा, वापस खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि अपने डायरेक्टर्स जो उनको वो कॉन्फिडेंट है कि उनका कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे को लोन नहीं चाहिए। देखो, ये जो शेयर जो है ना, हम लोग जो शेयर, कोई भी कंपनी शेयर इशू करता है, पब्लिक को शेयर देता है, किस लिए? मजबूरी पे मजबूर है वो लोग। क्यों? उनको पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? क्योंकि उनको काम करना है, उनके पास बिजनेस आइडिया है, पैसा चाहिए। अब जब उनको लगे कि यार मेरा बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो क्या आप अपने लेनदार को कमाओगे या बढ़ाओगे? बताओ ना। आप कम कर दोगे, राइट, कि चलो मेरे पास पैसा है, जितने भी लोगों ने मेरी कंपनी में हिस्सा लेके रखे हैं ना, मालिक है बहुत सारे, क्योंकि आपने एक शेयर खरीद के रखा है तो आप भी मालिक हो। तो आप अगर मालिक हो, उसको हम लोग क्या करेंगे बताओ ना? हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको हम लोग ऑफर करेंगे बायबैक का कि भैया हम लोग तुम्हारे शेयर्स जो है खरीदना चाहते हैं मैं कंपनी हूँ, मैं तुम्हारा शेयर जो है वो खरीदना चाहता हूँ, मुझे वापस दे दो, ठीक है। अब ये कंपनी के मेंबर्स के ऊपर है, शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि वो बायबैक करेंगे नहीं करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। अब सुनना एक चीज़ बहुत अच्छे से, मुझे भी पता है, मैं हूँ शेयर होल्डर, मुझे भी पता है कि यार कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो मैं अपने शेयर्स क्यों दे दूंगा कंपनी को? इसका रीज़न ये कि बायबैक जब भी होता है ना, वो मोर देन द मार्केट प्राइस में होता है, ज़्यादा प्राइस में होता है। अगर कंपनी का शेयर का दाम 200 है, बायबैक पे तुमको 300 मिलने वाला है। गॉट इट? तो जितने भी लोग हैं जिनको लिक्विडेट करना है उनके होल्डिंग्स को, ठीक है, तो वो क्या करेंगे बताओ? वो फटाफट शेयर्स जो है वो बेच देंगे, बोलेंगे ठीक है ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ले लो, ठीक है कंपनी तुम शेयर्स ले लो। समझे? अच्छा, ये समझ में आ रहा है। अब ये इफेक्ट कौन होने वाला है? अगर ये प्रॉपरली, ये जो मैंने तुमको बताया कि शेयर खरीदना बेचना, मेंबर्स शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच देंगे, कंपनी वो शेयर खरीद लेंगे, वो अगर प्रॉपर प्रोसीजर में नहीं हुआ तो किसको दिक्कत होने वाला है? बेसिकली दिक्कत होने वाला है उन शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। छोटे शेयर होल्डर्स मर जाएंगे, छोटे शेयर होल्डर्स के डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। उनकी जो प्रोपोर्शन है, जिस प्रोपोर्शन में वो लोग डिसीजन लेते थे, या फिर उनका जो एक दबदबा था कंपनी के ऊपर कि हाँ हम भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, हमारा पोर्शन भी लार्जर है, वो कम हो जाएगा। तब जाके शेयर होल्डर्स जो है, अगर ये बायबैक प्रॉपरली नहीं हुआ तो, अंडरस्टूड। आज अब कंपनी ये भी सोच सकता है कि मैं, भाई मेरा ही शेयर है, कल सुबह जाके मैं बायबैक कर लूँगा, मतलब अच्छा खासा पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूंगा स्टॉक मार्केट में, मेरे ही शेयर्स मैं खरीद के रख दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, बायबैक का प्रोसीजर होता है। गॉट इट?
तो ये समझ में आ चुका है कि अनलेस द कंसिक्वेंट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल रिड्यूस कैसे हो रहा है, क्योंकि बाई बैक हो रहा है, क्योंकि शेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं वापस, अपने ही शेयर्स मार्केट से लेकर आ रहे हैं हम, तो वहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, शेयर्स जो है उसका शेयर कैपिटल जो है वो कम हो रहा है मार्केट में, और शेयर्स जो है कंपनी खरीद रहे। अच्छा सुनो इसको, इसका मतलब ये है कि शेयर्स को बाईबैक करने से पहले रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार का रूल, जैसे कि एसआर पास करना। अब एसआर क्यों पास करना होता है, एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, मतलब इसके लिए मीटिंग होगा। अब मीटिंग में सारे मेंबर्स को बताएंगे कि हम लोग बाईबैक करने जा रहे हैं, अंडरस्टूड। तो ये बताएगा जब कंपनी, तब जाके सारे मेंबर्स जो है वो जागरूक हो जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा ठीक है बाईबैक होने वाला है, ये बहुत अच्छे से बहुत सोच समझ के हमको पार्टिसिपेट करना है। क्यों सोच समझ के पार्टिसिपेट करना है वो भी बताऊंगा, सुनो। अच्छा, रजिस्ट्रार को फाइल वगैरह कर देना है, ये कुछ रूल्स है जो कि बाईबैक के चैप्टर में, बाईबैक के सेक्शन में आपको और अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों इतना रूल्स फॉलो क्यों करना है, क्योंकि दिस प्रोविजन इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। अच्छा, वो कौन से स्टेक होल्डर्स है जो इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स शायद किसी बच्चों को समझ में आए, किसी बच्चों को ना आए। स्टेक होल्डर्स मतलब भाई जिनका स्टेक लगा हुआ है, मतलब शेयर होल्डर्स दो प्रकार के हो सकते हैं कंपनी में, एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर, दूसरा है माइनॉरिटी, ठीक है। एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, दूसरा है माइनॉरिटी। अच्छा, ये जनरल प्रोविजन है जहां पे बताया जा रहा है कि सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। अब सुनना एक चीज, आप ये किसी भी अच्छा आप सोचो कि आप रिलायंस के मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर हो या माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर हो, ठीक है। आप जैसे लाखों लोग हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं। मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर जिसने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है कंपनी के ऊपर, अंडरस्टूड, वो होते हैं मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि आप और मैं, ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है। अब माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, सुनो। ऐसे भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है ना, जैसे आप लोगों ने सीखा ही होगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए एक डायरेक्टर हम लोग बिठाते हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, क्योंकि आपने 2 शेयर होल्ड करके रखा है, किसी और ने 3 शेयर होल्ड करके रखा है। कंपनी डिसीजन बनाएगा बड़े बड़े शेयर होल्डर्स की बात सुन के, आपका बात क्यों सुनेगा। तो आपका बात सुनने के लिए हम लोग छोटे वाले शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बिठाते हैं, छोटे शेयर होल्डर्स के एक डायरेक्टर बिठाते हैं कि सारे छोटे शेयर होल्डर्स जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है उनको रिप्रेजेंट करके एक डायरेक्टर बैठता है, क्योंकि जो डिसीजन लिया जा रहा है कंपनी में वो भी देखेगा कि माइनॉरिटी के हक में है कि नहीं। अब ये माइनॉरिटी वही है, अंडरस्टूड ना। अब डिसीजन पावर जो है, डिसीजन मेकिंग पावर में कोई भी कंपनी डिसीजन लेता है तो उसमें आप लोग का भी योगदान रहे, आप लोग का भी इंपॉर्टेंस रहे, आपके बारे में कंप्लीटली ना सोच के डिसीजन ना लिया जाए। इसलिए हम लोग जब भी बाईबैक करेंगे तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्योंकि बाईबैक के बाद ना कौन माइनॉरिटी कौन मेजॉरिटी ये प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, कैसे होता है, मैं तुमको समझाता हूँ, सुनो। हाउ डज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स गेट अफेक्टेड, सबसे पहले ये बताओ। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बिफोर एंड आफ्टर बाईबैक, वो देखेंगे हम लोग, ये बाईबैक से पहले और बाईबैक के बाद। पकड़ लो कोई भी कंपनी है जिसके पास 1000 शेयर है, ठीक है, 1000 शेयर है, 600 शेयर जो है वो हेल्ड कर रहा है मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स, 400 शेयर जो है वो होल्ड कर रहे हैं माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स। तो पकड़ लो कोई भी कंपनी जिसमें 1000 शेयर्स है, ठीक है, 600 और 400 में डिवाइडेड है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो वोटिंग पावर के बारे में अगर बात करें, अरे भाई डिसीजन अगर लिया जाएगा तो कैसे आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर यहाँ पे 60% है, उनके पास है 40%। ये है माइनॉरिटी वाले और ये है मेजॉरिटी वाले, ठीक है। मेजॉरिटी के पास 60% वोटिंग राइट है, माइनॉरिटी के पास 40% वोटिंग राइट है। अब पता है ये जो सिनेरियो है ना, ये चेंज हो जाता है बाईबैक के बाद। तो बाईबैक बहुत सावधानी से करना होता है। माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स बहुत समझ के वो लोग बाईबैक करेंगे, ठीक है, बहुत, क्योंकि सो दैट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। बाईबैक के बाद कोई रोने ना लग जाए कि यार ऐसा हो गया, हमारे साथ गलत हो गया, ऐसा कुछ ना हो जाए। अच्छा रोएंगे क्यों सर, क्या गलत हो जाएगा, देखो मैं समझाता हूँ। 1000 शेयर था कंपनी के पास, ठीक है, कंपनी कह रहा है कि मेरे को वापस कर दो शेयर्स, तो तुमने वापस कर दिया। कितना शेयर वापस मांग रहे वो लोग,
400 शेयर वापस मांग रहे हैं, ठीक है। बाईबैक करेंगे कंपनी 400 शेयर्स, ठीक है। ओवर एक्साइटेड हो गया कौन? मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स एंड माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो मेजॉरिटी ने 200 शेयर होल्डर्स का बाईबैक एक्सेप्ट किया, माइनॉरिटी ने भी 200 शेयर्स का एक्सेप्ट किया बाईबैक, ठीक है। एक्सेप्ट क्यों किया? एक्साइटेड क्यों थे सर? क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा दाम पे मिल रहा था, मार्केट में 200 रुपये है, कंपनी दे रहे 400 रुपये, तो डबल दाम में दे रहा है शेयर्स। कंपनी के पास कैश रिच कंपनी है, कंपनी के पास पैसा बहुत है, कैश रिच कंपनी है, तो कंपनी बायबैक कर रहा है, तो सारे एक्साइटेड हो गए, मेजॉरिटी वाले भी माइनॉरिटी वाले भी। माइनॉरिटी ने ये नहीं सोचा कि यार अगर मैंने सारे शेयर्स 200 शेयर्स मैंने वापस दे दिए उनको, तो हमारे पास तो यार ये मेरा जो वोटिंग पावर वगैरह है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा समझाता हूँ, देखो। बाईबैक बिफोर और बाईबैक आफ्टर, ठीक है। सुनो, 1000 शेयर 400 मांग लिए, 400 मांग लिए, तो कितना रह गया बताओ? हाँ जी 600। अब 600 में से 600, ठीक है। अच्छा, ये जो मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स है ना, वो कितने थे पहले? 600 थे, और माइनॉरिटी वाले 400 थे। मेजॉरिटी वालों ने, ये मेजॉरिटी ये माइनॉरिटी, मेजॉरिटी वालों ने 200 शेयर्स का पार्टिसिपेट किया, 200 शेयर्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, बायबैक के लिए एक्सेप्ट किया मेजॉरिटी ने। अब माइनॉरिटी ने भी 200 शेयर का एक्सेप्ट किया। माइनॉरिटी आफ्टर बायबैक, माइनॉरिटी के पास कितने शेयर्स रह गए? 200 शेयर। और मेजॉरिटी के पास कितने शेयर्स रह गए बताओ फटाफट? हाँ जी 400 शेयर। तो 400 शेयर्स किसके पास है? 400 शेयर्स किसके पास है? मेजॉरिटी के पास। 200 शेयर किसके पास है? माइनॉरिटी के पास 200 शेयर है सर। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आ जाएगा? अब वोटिंग वगैरह जब होगा ना कंपनी में, तब दिक्कत आ जाएगा। क्यों? देखो अभी कंपनी के पास कितने शेयर्स है टोटल बायबैक के बाद? 600। अब वोटिंग पावर किसके पास कितना है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। वोटिंग पावर देखेंगे हम लोग, देखो इसको अच्छे से। अच्छा, पहले मेजॉरिटी का वोटिंग पावर कैलकुलेट करेंगे। 400 शेयर्स है मेजॉरिटी के पास, डिवाइड बाई 600 इंटू 100, कितना हो रहा है बताओ फटाफट? 66.6 मतलब 67 ही पकड़ लो। 67% वोटिंग पावर आ चुका है, ठीक है। और माइनॉरिटी का कैलकुलेट करेंगे। माइनॉरिटी के पास है 200 शेयर, टोटल कंपनी में शेयर्स है 600 इंटू 100, कितना निकलता है बताओ? 33.3% शेयर। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दो। मेजॉरिटी के पास है 67%, माइनॉरिटी के पास है 33%। कम हो गया ना बेटा बाईबैक के बाद माइनॉरिटी के पास। भैया माइनॉरिटी पहले बहुत अच्छे थे, 40% उनके पास था वोटिंग पावर, 60% मेजॉरिटी वाले 67 हो गए, माइनॉरिटी वाले 33 हो गए। ये समझ में आया ना तुमको लोचा? क्योंकि भैया मेजॉरिटी 200 ही शेयर उन लोगों ने बाईबैक पे पार्टिसिपेट किया, एंड माइनॉरिटी ने भी 200। माइनॉरिटी ने ये नहीं देखा कि भैया तुम्हारा औकात छोटा है, तुम्हारे पास 400 शेयर्स है, तुम थोड़ा कम लो। और अगर अच्छी बात तो ये होगा तुम बाईबैक में पार्टिसिपेट ही ना करो, तब जाके तुम्हारा जो पोर्शन है ना वो माइनॉरिटी से थोड़ा बहुत अच्छा बेटर हो सकता था तुम्हारा। लेकिन तुमने पार्टिसिपेट किया, और वो पार्टिसिपेट किया जो मेजॉरिटी वालों ने पार्टिसिपेट किया बहुत ज़्यादा, तो इसमें चेंज हो रहा है ना। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है ना आप और हम तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो सीरियस इन्वेस्टर्स है ना वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट करते ये सारा चीज़ कि क्या है नहीं है, देखते बहुत प्रॉपरली। समझ में आ रहा है आपको? ये तुमको लोचा पूरा समझ में आ रहा है कि बाईबैक अगर हो रहा है तो बाईबैक पे रूल्स फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा और जो स्टेक होल्डर्स है उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो प्रॉपर रूल्स फॉलो करो। बाईबैक के चैप्टर में, बाईबैक के सेक्शन में हम लोग वो सीखेंगे कि क्या रूल्स है क्या नहीं है। नॉर्मली सेक्शन 67 क्या कहता है बताओ फटाफट? सेक्शन 67 कहता है कि बाईबैक बंद, बाईबैक हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्शंस है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वो देखेंगे हम लोग। सबसेक्शन 2 कहता है कि नो पब्लिक कंपनी शैल गिव whether directly or indirectly and whether by means of loan, guarantee, the provisions of security or otherwise any financial assistance for the purpose of
इन कनेक्शन विथ अ परचेज और सब्सक्रिप्शन मेड और टू बी मेड बाय एनी पर्सन फॉर एनी शेयर्स इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी है उनको तो बेटा सीधा सीधा मना कर दिया गया है, पब्लिक कंपनी को तो सीधा सीधा मना कर दिया। पब्लिक कंपनी को बोला गया है कि बेटा तुम खुद किसी प्रकार का लोन, गारंटी, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, किसी प्रकार का लोन, गारंटी ये नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते? किसी भी पर्सन को। किसके लिए नहीं दे सकते? तुम्हारे कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए, तुम्हारे कंपनी या फिर तुम्हारे होल्डिंग के जो कंपनी। अच्छा, होल्डिंग तो मालिक होता है, होल्डिंग का चमचा होता है कौन? छोटे वाले कंपनी से, उसके जो सब्सिडरीज है। तो ये वाला कंपनी होल्डिंग कह सकता है ना अपने सब्सिडरी को, तू एक काम कर, तू सो एंड सो इंसान को लोन दे सो दैट वो मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करे। अब सब्सिडरी बेचारा क्या करेगा? वो तो उसका मालिक है, वो तो बात सुनेगा। तो सीधी बात यहाँ पे लॉ ने बता दिया कि भाई सब्सिडरी तुम्हारे खुद के कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए तो लोन दे ही नहीं सकते, और तुम्हारे होल्डिंग के भी शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स है उसको खरीदने के लिए भी तुम लोन नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बचाया जा रहा है सब्सिडरीज कंपनीज को, समझ में आ रहा है? होल्डिंग के पावर से, क्योंकि होल्डिंग है भैया बहुत ताकतवर। अब होल्डिंग अगर बोलेगा तुमको तो करना ही चाहिए वो चीज़। अंडरस्टूड? ओके, अब सुनना है बहुत अच्छे से। अच्छा, क्यों मना क्या है पब्लिक कंपनी को? सर क्या दिक्कत है सर? क्योंकि मैनिपुलेशन हो जाएगा शेयर प्राइसेस में, शेयर प्राइसेस का मैनिपुलेशन होगा। कैसे होगा वो समझो। हाउ डज द शेयर प्राइसेस कैन गेट मैनिपुलेटेड? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक दो एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा तुमको, नहीं सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। देखो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। When a company buybacks its shares, it reduces the number of shares available in the market. This often leads to increase in the share price because fewer shares are available, creating artificial demand. जितने भी बच्चे अभी स्टॉक मार्केट, अच्छा मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है सारे बच्चों को कि भैया मतलब अभी से स्टार्ट करो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये इन्वेस्ट करो, लेकिन करो। करने से क्या होगा? कम से कम तुम्हारा ये जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं ना, ये तुमको समझ में आएगा। होता क्या है, जिन बच्चों को पता है वो तो पता है, वो कहेंगे कि सर क्या बता रहे हो, बच्चों वाली चीज़ है वो, तो आप बता रहे हो हमें। देखो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, क्लास 12 पास करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस है उनके पास, लेकिन स्टॉक मार्केट का लाइसेंस नहीं है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो सुनो अच्छे से, होता क्या, जब मार्केट में ना डिमांड एंड सप्लाई का बात है भाई, सिंपल। जब मार्केट में बहुत सारे शेयर्स थे, कंपनी ने शेयर्स खरीद लिया, ठीक है। अब कंपनी में कम शेयर्स है, तो कंपनी में कम शेयर्स है, मार्केट में कम शेयर्स है, तो इनका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। जब तुम बाजार जाते हो आलू खरीदने, प्याज खरीदने, कांदा खरीदने, क्या होता है? जब डिमांड बहुत, मतलब जब सप्लाई कम हो जाता है तब डिमांड बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसे प्राइस बढ़ जाता है स्टॉक्स का, सेम चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई का केस है। तो होता क्या है कि जब कंपनी बायबैक कर लेता है ना अपने शेयर्स को, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो शेयर्स थे वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, दो बच जाते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस। शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज फ्यूअर शेयर्स आर अवेलेबल, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल डिमांड। यहाँ पे आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होता है। आर्टिफिशियल डिमांड कैसे क्रिएट होता है भैया? क्रिएट होता है, इसको रोकने के लिए हम लोग बोल रहे हैं पब्लिक कंपनी को कि भैया तुम तो अपने शेयर्स को खरीद ही नहीं सकते, तुम किसी को लोन भी नहीं दे सकते। अच्छा पकड़ लो, पब्लिक कंपनी है, उसको बहुत मतलब ना अपना डिमांड दिखाना कि हाँ उसका शेयर प्राइस बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा करके डिमांड दिखाना है उसको। तो वो क्या करेगा? वो ऐसा मतलब ऐसा जो हरकतें हैं ये तो कर सकता है वो कंपनी, है ना। तो क्या करेगा? वो लोन दे देगा, किसी को बोलेगा भाई सुनना, वो अपना जो तारक मेहता को बुलाएगा, ठीक है। तारक मेहता को बुला के बोलेगा कि तारक मेहता मैं तुमको दे रहा हूँ, कितना बताओ ना, मैं तुमको दे रहा हूँ 100 करोड़ रुपए, तुम ये 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो मेरी कंपनी की शेयर्स में, अभी के अभी मैं तुमको लोन दे रहा हूँ, और मेरे स्टॉक प्राइसेस को बहुत ऊंचाई की तरफ लेकर चले जाओ। तो ये क्या हो रहा है? ये नेगेटिव चीज़ है। स्टॉक मार्केट में कंपनी का प्राइस, कंपनी के स्टॉक का प्राइस, कंपनी की शेयर का प्राइस कैसे बनना चाहिए? वो बनना चाहिए तभी, अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करे तभी जाके वो बनना चाहिए। अगर किसी दूसरे वजह से बढ़ रहा है तो वो स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। अंडरस्टूड? कंपनी अच्छा नहीं करता है, कंपनी का कोई भी, कंपनी का पीएल देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ख़राब है, तो पिछले बहुत सालों से बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी कंपनी का प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का फेक डिमांड इंक्रीज करने के लिए, आर्टिफिशियल डिमांड इंक्रीज करने के लिए मार्केट में, की है ना। तो इसलिए रोका जा रहा है उस प्रकार के पब्लिक कंपनी को, बेटा तू तो इन्वेस्ट,
तू तो अपने शेयर्स को खरीद ही नहीं सकता और किसी को लोन भी नहीं दे सकता खरीदने के लिए, और तेरे होल्डिंग को भी खरीदने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तू किसी को लोन नहीं दे सकता, जो तुम्हारे होल्डिंग पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको भी तुम लोन नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुमको आर्टिफिशियल बताओ ना, क्या आर्टिफिशियल डिमांड दिखाना है। तो आर्टिफिशियल डिमांड दिखाएगा तो आप और हम जो सोच रहे कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, वो क्या करेंगे? वो स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं, वो देखेंगे ही नहीं कि स्टॉक क्या है, क्यों है। वो देखेगा बेटा ग्रीन ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, ग्रीन ग्रीन तुम्हारा कैंडल्स दिखा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो सीधा जाकर बाई कर देगा टॉप पे। और नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? कंपनी सेल कर देगा अपना सारा स्टॉक। ठीक है, कंपनी ने जितने भी होल्ड करके रखे हैं डायरेक्टर्स वगैरह सब सेल कर दिया, क्योंकि तुमने खरीद के रखा है, तुमने हजार करोड़ रुपए लगा रखा है, तुम और हम बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत करोड़ों पैसे लगा के रखा है। सेल कर देगा, तुम्हारा सब कैंडल्स जो ग्रीन थे वो रेड हो जाएगा और सब नीचे गिर जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ ना? खत्म, तुम बर्बाद। अंडरस्टूड? फंस गए तुम। तो इसलिए आर्टिफिशियल डिमांड, इंडियंस को नॉर्मली डिमांड ही देखना है, उनको ये नहीं देखना है कि आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो ये बहुत आपको सोच समझ के करना होगा। आप सोच रहे हो कि यार सब लोग पागल थोड़ी ना, सभी लोग पागल है। 99% लोग पागल है जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग रिसर्च नहीं करते, और सबका 99% लोगों का पैसा डूबता ही है क्योंकि वो लोग रिसर्च नहीं करते प्रॉपर्ली। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन ए कंपनी बाय बैक इट्स शेयर्स द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द इज रिड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट द कंपनीज नेट अर्निंग आर स्प्रेड अक्रॉस फ्यूअर शेयर्स। अच्छा, ये तुम समझो, ये एक नेट अर्निंग क्या होता है? हाँ जी बताओ, कंपनी का नेट अर्निंग बताओ ना। ईपीएस क्या होता है बताओ फटाफट। हाँ जी, अर्निंग पर शेयर। समझ में आ रहा है? अर्निंग पर शेयर। अच्छा सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ। जब कभी भी बायबैक होता है ना, कंपनी के शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, मतलब मार्केट में शेयर्स है, वो कम हो जाता है। उससे क्या होता है? उसका जो कंपनी का नेट अर्निंग है वो स्प्रेड हो जाता है अक्रॉस फ्यूअर शेयर्स। ये एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा तुमको। सबसे पहले ये देख लो, दिस में इट लुक लाइक कंपनीज प्रॉफिट आर ग्रोइंग इवन इफ एक्चुअल अर्निंग हैजंट इंक्रीज्ड। समझो, कंपनी के पास प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, बिफोर बायबैक का सिनेरियो है, इसको देखना अच्छे से। तो कंपनी का ईपीएस है 10 पर शेयर। कंपनी का ईपीएस जो कि है प्रॉफिट बाई शेयर आउटस्टैंडिंग, 1 करोड़ बाई 10 करोड़, क्योंकि 10 लाख शेयर्स है कंपनी के पास मार्केट में, तो 10 रुपीज़ पर शेयर हो रहा है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, 10 रुपीज़ पर शेयर। अब देखो, कंपनी ने बायबैक कर लिया 2 लाख शेयर। कंपनी ने कैसे बायबैक किया? चीटिंग करके बायबैक किया, किसी को लोन दे दिया या फिर कोई भी मतलब ऐसा नुस्खा लगा के बायबैक कर दिया। 2 लाख शेयर्स जो है वापस करवा लिया। तो 2 लाख शेयर्स अगर कंपनी ने वापस करवा लिया, कंपनी का अर्निंग है 1 करोड़ रुपए। अभी भी कंपनी का अर्निंग 1 ही करोड़ रुपए है, जो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन शेयर्स कितने हैं? 10 लाख माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 8 लाख। तो प्रॉफिट बाई न्यू शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं? 1 करोड़ डिवाइड बाई 8 लाख, जो हो जाएगा 12.50 पर शेयर। तो देखा जाए, अगर हम लोग देखेंगे इसको बहुत अच्छे से, तो देखा जाए तो बेटा कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है? नहीं। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका है? नहीं, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ चुका होता तो बहुत अच्छी बात है कि उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ है। कंपनी ने शेयर्स कम कर दिया मार्केट में, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पर शेयर में। तो पर शेयर में जब शेयर्स कम है, डिस्ट्रीब्यूट होंगे ज़्यादा, तो उसका जो पर शेयर है वो बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये समझ में आ रहा है भैया? बहुत इजी एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया यहाँ पे। तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर अगर ज़्यादा हो रहा है, बताओ ना, अर्निंग पर शेयर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा या ये कि कंपनी को देख के दूर से रिटेल इन्वेस्टर देखेगा, तुम और मैं देखूंगा, देख के मतलब ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे कि भैया ईपीएस अच्छा हो रहा है इसका, 12 पहले 10 था, अभी 12.5 हो रहा है, 12.5 हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा कर रखती है। लेकिन क्यों अच्छा हो रहा है, कैसे अच्छा, कोई रिसर्च नहीं करता। बायबैक किया भाई ने, बायबैक किया, तो तुम फंस जाओगे वहाँ पे। कंपनी एक फेक दिखा रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है। कंपनी इज फेकिंग टिल इट इज मेकिंग। ठीक है, तो फेक इट टिल यू मेक इट जो होता है वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। कंपनी इज फेकिंग, क्या फेक कर रहा है कि
उसका जो EPS है वो बढ़ रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअल में। गॉट इट? तो इसके लिए कंपनी अपने खुद के शेयर्स, कंपनी लॉ मना कर रहा है कि तुम अपने शेयर्स तो खरीद ही नहीं सकते, किसी को लोन भी नहीं दे सकते खरीदने के लिए, क्योंकि तुम ये सारे जो नौटंकी वाले चीज़ है ना, ये सारे क्राइम्स है, ये करके बैठोगे तुम, मेरे को पता है इसलिए। नेक्स्ट कुछ है, शॉर्ट टर्म प्राइस मैनिपुलेशन करेंगे फॉर एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन। इसका मतलब क्या है? बाईबैक करेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्राइस मैनिपुलेशन फॉर एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन। एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन का मतलब होता है कंपनी के जो वहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह है ना, वो मजे करेंगे। कैसे? प्राइस को इंक्रीज कर देंगे ऐसे बाईबैक वर्ग करके, क्योंकि दिखाएंगे कि भैया हाँ कंपनी के शेयर्स जो है वो बहुत एक्सेल कर रहा है, बहुत अच्छा खासा दाम ऊपर जा रहा है। ऊपर जैसे ही जाएगा, यहाँ पे कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, वो सेल कर देंगे अपने शेयर्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव को कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो मजे करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। समझ में आ रहा है? वो फिर से शेयर थोड़ा गिर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर सेल करेगा, फिर थोड़ा गिर जाएगा, तो तुम्हारा पैसा जाने वाला है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो। तो इसलिए मना कर रहे हैं। मिसलीडिंग द मार्केट, मार्केट को मिसलीड कर रहे हैं। अ कंपनी माइट टेक ऑन डेट टू फाइनेंस अ शेयर बाईबैक, मेकिंग इट लुक लाइक द कंपनी इज डूइंग वेल फाइनेंशियली। कंपनी तो देखो, अगर बाईबैक हो रहा है, आपको और हमें पता है कि हाँ बाईबैक हो रहा है, तो कंपनी लोन लेके भी तो बाईबैक कर सकता है ना अपने खुद की कंपनी के शेयर्स को। तो ये मना है, तुम अपने खुद के कंपनी के शेयर्स को लोन लेके बाईबैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब पब्लिक को दिखाई देगा, पब्लिक को इतना दिखाई देगा कि तुम बाईबैक कर रहे हो, लेकिन कैसे कर रहे हो वो दिखाई नहीं देगा। तो तुम लोन लेके बाईबैक कर रहे हो, जो बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको तो लगेगा कि भैया तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी बाईबैक होगा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तुम बाईबैक कर रहे हो और तुमने लोन लेके बाईबैक किया है, तुमने खुद की कैपेबिलिटीज, तुम रिच, तुम्हारे पास कैश रिच कंपनी नहीं हो, तुम्हारे पास कैश नहीं है, कैश रिच कंपनी नहीं, तुम लोन लेके खुद का बाईबैक कर रहे हो। तो खुद का बाईबैक इसलिए कर रहे हो, तुम बुर्बक बनाना चाहते हो किसको? इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को। वो लोग दूर से देखेंगे हाँ कंपनी में बाईबैक हो रहा है, मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो क्या करेगा कंपनी, रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करता रहेगा तुम्हारे कंपनी के ऊपर, तो और फंसता जाएगा, जैसे जैसे इन्वेस्ट करेगा वैसे वैसे फंसता जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉर्नरिंग द मार्केट, नेक्स्ट है कॉर्नरिंग द मार्केट। ये क्या है? A group of insiders, including majority shareholders could buy back shares with the intent of concentrating ownership and influencing stock prices. With fewer shares available for trading, small changes in demand can cause large price swings, which manipulators can exploit for profit. तो जैसे देखो यहाँ पे भी सेम है, कॉर्नरिंग द मार्केट, ठीक है। बाईबैक करेंगे, मार्केट में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये का चेंज होगा। अगर आपके कंपनी का शेयर का प्राइस ही है, अगर आपके कंपनी का शेयर का प्राइस ही है 9 रुपीज़, वहाँ पे अगर 2 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, 4 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये 2-4 रुपये बेटा खेल लेगा, इस पर 2-4 रुपये का बहुत बड़ा स्विंग होता है। तो 2-4 रुपये में प्रॉफिट बना लेगा। करोड़ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 19 से 20 हुआ, 21, 22, 24 में पहुंचा, और जो मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर से, जो भीतर वाले शेयर होल्डर से, जिनको पता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, वो सीधा ऊपर में कर देंगे सेल, ठीक है। प्राइस गिर जाएगा। तो सर ये तो नॉर्मल बाईबैक में भी हो सकता है। हाँ नॉर्मल बाईबैक में भी हो सकता है, लेकिन देखो नॉर्मल बाईबैक में क्या होता है, कंपनी सही में अच्छा कर रहा होता है, कंपनी कैश रिच कंपनी है, तो तब जाके अगर शेयर होल्डर्स, जो ऊपर वाले शेयर होल्डर्स के ऊपर में जाके सेल भी करेगा ना, स्टॉक प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गिरने वाला, थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा थोड़ा, फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे होने वाला है। अंडरस्टूड? अगर कंपनी सही में अच्छा कर रहा है और बायबैक हो रहा है तो सब कुछ नॉर्मल स्मूथ जाएगा। लेकिन कंपनी अगर फेक कर रहा है, कंपनी अगर दिखा रहा है कि हाँ मैं तो बायबैक कर रहा हूँ, तो जो तुम्हारे अंदर के लोग हैं, मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स हैं, वो तो अच्छा कर लेंगे, वो तो क्या करेंगे, ऊपर में जाके यहाँ पे सेल कर देंगे, सेल करेंगे, स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा, फिर कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी तो वैसे भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो अगर कंपनी अच्छा कर रहा है, तो कंपनी अगर अच्छा कर रहा है, तुम बायबैक कर रहे हो, तो ऊपर में सेलर्स ने अगर सेल भी किया ही होगा तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि कंपनी अच्छा कर रहा है। जैसे नीचे आएगा ना डिप पे, ये डिप है, डिप पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। और अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है फिर भी बायबैक कर रहा है, तो ऊपर जाएगा, सेल होगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डिप पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा? क्योंकि कंपनी तो अच्छा कर ही नहीं रहा है, वो तो लोन लेके ऐसा बायबैक करके तुमको फेक किया ये चीज़,
इसलिए कंपनी को मना किया गया है कि तुम लोन लेके ऐसा चीज़ हरकतें तुम कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बार ऊपर में सेल कर दिए, नीचे गिर गया, फिर तो वो दिखाएगा ही नहीं मुंह तुमको, फिर तो ऊपर वाले मतलब कभी जा ही नहीं पाएगा वो। अंडरस्टूड? ये 1 रुपये 2 रुपये में ट्रेड होता रहेगा कंपनी का शेयर्स। गॉट इट? उसके बाद है प्रिवेंटिव हॉस्टाइल टेक ओवर, इंक्रीज द ओनरशिप स्टेक ऑफ इनसाइडर और फ्रेंडली शेयर होल्डर। तो हाँ, वो भी सेम है। प्रिवेंटिव हॉस्टाइल टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब क्या होता है कि खुद अपने शेयर्स को जो है उसका परसेंटेज बढ़ाना, ठीक है। ओनरशिप स्टेट इंक्रीज करना, ओनरशिप मेरे पास ज़्यादा है, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि और शेयर्स आ जाए, तब जाके ऐसा हो सकता है। अब अगर कंपनी अच्छा कर रहा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, पकड़ लो, ठीक है, कंपनी अगर बहुत अच्छा कर रहा है फिर जाके बायबैक हो रहा है तो वो डिफरेंट रीज़न है, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रहा है तो जाके बायबैक हो रहा है। लेकिन डायरेक्टर अपने ही पर्सनल जो है बेनिफिट के लिए वो अगर बायबैक करना चाहे तो लोन लेके बायबैक करवा देगा, और बायबैक क्या करेगा, अपने शेयर्स खरीद लेगा वो, और बहुत ज़्यादा शेयर्स उसके पास हो जाएगा, उसके पास कंट्रोल स्टेक बहुत ज़्यादा हो जाएगा अननेसेसरली, ठीक है। फ्रेंडली शेयर होल्डर्स को भी दे देगा। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग एंड बायबैक, तो इन सम केसेस insiders such as executive or major shareholder may use their knowledge of upcoming buyback to buy shares ahead of time, knowing that the buyback will increase the price. ठीक है, this is considered illegal insider trading but can still happen. अब सुनो एक चीज़, यहाँ पर तो बायबैक के लिए मनाही किया जा रहा है। अच्छा, बायबैक अगर होगा तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से होगा, वरना नहीं होगा बायबैक। गॉट इट? अब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन में इस चीज़ से तुम बच जाओगे, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बायबैक होगा मतलब क्या होता है, अगर पकड़ लो मैं डायरेक्टर हूँ या फिर मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर, मेरे को ऐसा न्यूज़ आया है कि कंपनी बायबैक करेगा, 2 हफ्ते बाद कंपनी का शेयर बायबैक होने वाला है, तो अगर 2 हफ्ते बाद कंपनी का शेयर बायबैक होने वाला है तो मैं आज बहुत सारे शेयर्स खरीद दूंगा 200 रुपये में, 200 रुपये में बहुत सारे शेयर्स खरीद दूंगा, और फ्यूचर में जाके 400 रुपये में मैं शेयर्स वो कंपनी को बेच दूंगा। समझ में आ रहा है ना? इससे क्या होगा, इससे मेरे को प्रॉफिट होने वाला है 200 रुपये का। तो यही इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग की। अंदर का जो खबर है उसको लेकर तुम जो है अपना प्रॉफिट कर लो, अपना बेनिफिट कर लो। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना समझ में आ चुका है? यही था। यहाँ तक तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, उसके बाद और कुछ नहीं है, बहुत ईजी प्रोविजंस है, वो खत्म कर लेंगे हम लोग फटाफट, ठीक है। ये समझ में आ चुके हैं? अच्छा, सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 2। देखो सबसेक्शन 2 कौन सा है? ये वाला, नो पब्लिक कंपनी शेल गिव वेदर, ठीक है। पब्लिक कंपनी को जो मना किया गया है वो, नथिंग इन सबसेक्शन 2 शेल अप्लाई टू हुम, अ लैंडिंग कंपनी, लैंडिंग कंपनी और कोई कंपनी जिसने स्कीम के थ्रू बायबैक करने का कोशिश किया है। देखो आपका जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, बायबैक कर सकते हो? नहीं, मना है बायबैक। लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका बैंकिंग कंपनी है या फिर आप किसी भी प्रकार का स्कीम लेकर, ये स्कीम क्या है मैं तुमको समझाऊं, स्कीम लेकर जो कि तुम्हारे, बताओ ना, स्कीम लेकर तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए तुम लेना चाहते हो, ठीक है, स्कीम, एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के लिए तुम बायबैक करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, तुम कर सकते हो। बैंकिंग कंपनी कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब लोन वगैरह देना, समझ में आ रहा है? लोन वगैरह देना, क्योंकि हम लोगों ने सबसेक्शन 2 में बताया कि पब्लिक कंपनी तो बायबैक कर ही नहीं सकता, लोन भी नहीं दे सकता, किसी को कुछ नहीं कर सकता। अब सुनो इसको बहुत अच्छे से, देखो द लेंडिंग ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, वो कर सकता है। देखो बैंकिंग कंपनी है, उसको तो छोड़ दो, उसका तो बिजनेस ही है लोन देना। अब वो लोन लेके वो खुद के कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीद रहा है, वो इंसान, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका काम है लोन देना, तो वो लोन देगा। तो बैंकिंग कंपनी को एक्सक्लूड किया गया है इन सारे प्रोविजंस से, बैंकिंग कंपनी इज एक्सक्लूडेड। गॉट इट? उसके बाद दूसरा है द प्रोविजन बाय अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द कंपनी थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। स्कीम को भी अप्रूव किया गया है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हेल्ड बाय ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज।
फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या? देखो समझाता हूँ। जगह कहाँ में, जगह चाहिए मेरे को। देखो ये कंपनी है, पब्लिक कंपनी पकड़ लो। ये लोन देगा, किसको लोन देगा? ट्रस्टी को। किसके लिए? शेयर्स खरीदने के लिए। अच्छा, ये वाला सेक्शन सिर्फ बायबैक के लिए नहीं है, ये वाला सेक्शन किसी को लोन देना अपने ही कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, उसके लिए भी है। इस बात को भूलना नहीं है। सिर्फ बायबैक नहीं है। बायबैक मतलब कंपनी खुद खरीदना, और किसी को लोन देना मतलब किसी दूसरे से खरीदवाना। ठीक है, तो कंपनी लोन दे सकता है ट्रस्टी को अपने ही कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए, अपने ही कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए, या फिर उसके होल्डिंग का शेयर्स खरीदने के लिए ऐसा लोन दिया जा सकता है। किसको देगा? लेकिन ट्रस्टी को। अब ये ट्रस्टी जो है, ये कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनी चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज है उनका भला हो, उनके भले के लिए, एम्प्लॉयज के भले के लिए कंपनी ने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट को दिया लोन। ठीक है, अब उसी ट्रस्ट वो पैसा जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है इसी कंपनी के शेयर्स में। तो ट्रस्ट किस लिए बनाया गया है? एम्प्लॉयज के लिए, कि ये ट्रस्ट एम्प्लॉयज के हित के लिए शेयर्स को होल्ड करेंगे। ठीक है, ये ट्रस्ट एम्प्लॉयज के हित के लिए, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए जो है शेयर्स को होल्ड करेंगे, सो दैट फ्यूचर में जाके जब शेयर प्राइस इंक्रीज होगा, वो सेल होगा, तब जाके एम्प्लॉयज को पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलने वाला है। ये सिर्फ पैसे से बेनिफिट नहीं, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी स्कीम निकल के उसको बेनिफिट, लेकिन एम्प्लॉयज के ही बेनिफिट के लिए ये किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो नोबल कॉज है ना, ये ऐसा कोई ख़राब कॉज तो नहीं है। कंपनी चाहता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा हो जाए, एम्प्लॉयज़ का कोई भला हो जाए। तो ये भला होना ये सब लोग तो नहीं चाहते होंगे, हाँ ये सब लोग नहीं चाहते, लेकिन जो चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है। तो सिंपल चीज़ है यहाँ पे। तो इस प्रकार का अगर कोई स्कीम वगैरह है जो कि अप्रूव किया गया बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, वो कंपनी के खुद के जो मेंबर्स है, खुद के जो शेयर होल्डर्स है, वो अप्रूव कर रहे हैं। तो आपके खुद के शेयर होल्डर्स अगर अप्रूव करें तो हमको क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। हेल्ड बाय ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज, इसका मतलब क्या है? कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टी, ये देखो अच्छे से, ये कौन सा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो ट्रस्टी का कंसेप्ट ये है कि ट्रस्टी कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है या फिर एक एंटिटी होता है अपॉइंटेड टू होल्ड एंड मैनेज एसेट्स। ट्रस्ट हम लोग बनाते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग एसेट्स को होल्ड करते हैं, मैनेज करते हैं। गॉट इट? ऑन यहाँ पे जो शेयर्स का ट्रस्ट के बारे में बात हो रहा है ना, ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज का शेयर्स होल्ड करके रखेगा ये ट्रस्ट। एम्प्लॉयज का कौन सा बेनिफिट? शेयर्स मैनेज्ड बाय ट्रस्टी विथ बेनिफिट्स जैसे कि डिविडेंड, ओनरशिप राइट गोइंग टू द एम्प्लॉयज। तो शेयर्स का जो भी बेनिफिट है जैसे कि डिविडेंड या फिर ओनरशिप राइट, वो सीधा जाएगा एम्प्लॉयज को। अंडरस्टूड? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वोट डाल के फिर आपको ये अप्रूव करना होता है। अंडरस्टूड? गॉट इट? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रस्टी का कंसेप्ट हो चुका है क्लियर। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट सी, लास्ट वाला प्रोविजन देखेंगे हम लोग। ये क्या बताया गया है कि द गिविंग ऑफ लोन बाय ए कंपनी टू पर्सन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी अदर देन इट्स डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सनल फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग देयर सैलरी और वेजेस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months विद अ व्यू ऑफ इनेबलिंग। अच्छा, ये सिंपल के तरीके से मैं तुमको समझाता हूँ। यहाँ पर ऊपर में क्या बताया गया है? नथिंग इन दिस सबसेक्शन। तो ये जो सी वाला पॉइंट है ना, ये इसी सबसेक्शन 3 का पार्ट है। तो पॉइंट ए वाले देखे हमने, पॉइंट बी देखा हमने, अब पॉइंट सी देख रहे हैं हम लोग। पॉइंट सी में बताया कि तुम लोन दे सकते हो। ठीक है, तुम लोन दे सकते हो। किसको लोन दे सकते हो? अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे सकते हो, एक्सेप्ट कुछ लोग। एक्सेप्ट कौन से लोग? डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है, अब मजे की बात बताता हूँ तुमको। सीएस को लोन नहीं दे सकते, सीए को लोन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि सीए जो है वो केएमपी नहीं है। अब केएमपी कौन है? सीएस है, बड़े लोग भाई, सीईओ है। ठीक, इनको लोन तुम नहीं दे सकते। गॉट इट? नॉर्मल लोगों को लोन दे सकते हो।
सीए और उसके अंडर में जितने भी इंजीनियर्स है, जो कुछ भी है, जो भी लोग हैं, वो सबको दे सकते हो। कितना दे सकते हैं? उसका जो सैलरी है, उसका 6 महीने का जो सैलरी है वो उतना लोन तुम दे सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो, शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया मैंने। कंपनीज कैन लेंड मनी टू एम्प्लॉइज अप टू द अमाउंट ऑफ देयर सैलरी फॉर 6 मंथ। इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि एम्प्लॉयज़ अगर 50,000 ले रहे सैलरी पर मंथ, तो एम्प्लॉय कितना देगा, एम्प्लॉयर कितना देगा लोन, कितना लोन दे सकता है, कितना लोन वो ले सकता है एम्प्लॉई, और एम्प्लॉयर कितना लोन दे सकता है, 3 लाख देगा, क्योंकि 50 इंटू 6 मंथ, गॉट इट। तो 6 महीने का लोन वो दे सकता है। समझ में आ चुका है? प्रोवाइडेड दैट वोटिंग राइट नॉट एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ कि ये जो मैंने ट्रस्ट मैंने बनाया किस चीज़ के लिए? शेयर्स खरीदने के लिए। तो शेयर्स खरीदा ट्रस्ट ने, हाँ। कैसे खरीदा? लोन लेके, कंपनी से लोन लेके खरीदा शेयर्स, खरीदा ना। किसके बेनिफिट के लिए? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। तो मतलब एम्प्लॉय इन शेयर्स का मालिक है क्या? हाँ, एम्प्लॉयज़ इन शेयर्स का मालिक है इनडायरेक्टली। तो मालिक है तो इनके पास वोटिंग राइट भी होना चाहिए। नहीं, वोटिंग राइट नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ खुद जाके डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते ये ट्रस्ट वाले शेयर्स के ऊपर। वोटिंग राइट नॉट एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है ना? इस बात का ध्यान रखना, ये एक प्रोविजन है। देखो, इसको एक्सप्लेनेशन मैंने बता रखा है यहाँ पे कि व्हेन एम्प्लॉयज रिसीव शेयर्स थ्रू अ स्कीम, they might not allow exercise their voting right directly. For example, this right could be exercised by a trustee or another appointed entity on behalf of the employees. तो ट्रस्ट में बनता है एक बंदा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रस्टी। तो वो कर सकता है, वो वोट कर सकता है, क्योंकि ट्रस्टी जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ ही हम लोग, फॉर द बेनिफिट जो ट्रस्ट है उसके बेनिफिट के लिए हम लोग ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टी का काम ही है कि उसका ट्रस्ट का जो भी बेनिफिशियरीज है उनके बारे में सोचना। अब यहाँ पे इस केस में बेनिफिशियरीज है एम्प्लॉयज, तो उनके बारे में सोच के वो वोटिंग वगैरह करेगा तुम्हारे बिहाफ पे। गॉट इट? अच्छा, फिर इतना तो समझ में आ चुका है। उसके बाद बताओ, ये रीड कर लेना, वैसे कुछ है नहीं यहाँ पे। फिर 2 प्रोविजन है, उसके बाद खत्म ये सेक्शन। ठीक है, सबसेक्शन 4 कहता है दिस सेक्शन डज नॉट इंटरफेयर विद कंपनीज एबिलिटी टू बाय बैक प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये जो पूरा सेक्शन 67 है, ये प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर नहीं है, इक्विटी शेयर्स को लेकर है। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, सबसेक्शन 5 कहता है इफ ए कंपनी ब्रेक्स दिस रूल्स इट कैन बी फाइंड बिटवीन 1 लाख एंड 25 लाख। एडिशनली द रिस्पॉन्सिबल कंपनी ऑफिशियल्स में फेस अप टू 3 years in prison and the same range of fine. Got it? गॉट इट? ये सेम फाइन लग जाएगा कंपनी के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है, और उनको 3 साल का जेल भी हो सकता है। क्या ये पूरा समझ चुके तुम? क्या ये पूरा समझ चुके तुम? हाँ जी। अच्छा, ये कुछ प्रोविजंस है, ये रूल्स वाले प्रोविजंस है, इसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है, ये तुमको समझ में आ जाएगा। कुछ छोटे छोटे देखो, जैसे कि ट्रस्ट पर्टिकुलर्स क्या है, ट्रस्टी एम्प्लॉयज़ कौन है, क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ कौन है। ठीक है, वोटिंग राइट के बारे में कुछ बताया गया है, वोटिंग राइट का डिस्क्लोजर, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, कौन ट्रस्टी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया ट्रस्टी कैन नॉट बी ए डायरेक्टर, KMP, प्रोमोटर, ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इट्स ग्रुप कंपनी, अ पर्सन होल्डिंग 10% और मोर ऑफ कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल, कोई भी बंदा जो 10% के ऊपर होल्ड कर रहा है कंपनी में, वो ट्रस्टी नहीं बन सकता है। तो ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, थोड़ा ये रीड करें, 2 ही पेज का है। ठीक है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखवा रखा है सो दैट जिंदगी में कोई डाउट ना हो, आपको कहीं और से जाके पढ़ने की ज़रूरत ना हो। गॉट इट? तो ये पूरा सेक्शन था। आई होप कि ये पूरा सेक्शन आपको समझ में आ चुका है, इंच बाय इंच, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, नोट्स जो है डाउनलोड कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग देख रहे हैं वन शॉट बाय एग्जाम स्क्वाड। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।